तो देखिए बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के अंतर्गत सबसे पहले जब आप बुक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको जीवन अवधि की डिफिनेशन मिली है। एनसीईआरटी की पुस्तक खोलते ही चैप्टर में सबसे पहले लिखा है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो लिखा है मैंने, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। अब इसको पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ जीवों के मैंने जीवन अवधि लिख रखी है, जैसे कि कौवा जो है वो 15 वर्ष जीता है, जो मगरमच्छ है वो 60 वर्ष, जो कछुआ है उसकी जो जीवन अवधि का समय काल है वो 100 से 150 वर्ष होता है। तितली का 1-2 हफ्ते, आम का 200 वर्ष और पीपल का 2500 होता है। वहीं तोता 140 वर्ष तक जीता है। एक चीज याद रखना, कभी कभी तोता और कौवा का पूछ लेता है कि तोता वहीं पर 140 वर्ष तक जीता है और कौवा 15 वर्ष तक। ठीक है, और दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। देखिए कुछ जीव होते हैं जिनकी जीवन अवधि रह होती है 15 साल, 60 साल, 100 साल, 1-2 हफ्ते, मतलब कभी ना कभी उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ जीव अमर होते हैं, यानी कि इमोर्टल होते हैं, जो कि कभी नहीं मरते। तो नोट करके मैंने यहाँ लिख रखा है कि कुछ जीव अमर होते हैं। यह प्रायः एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा में द्विविखंडन के फलस्वरूप जो जनक कोशिका होती है वह दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उसकी भी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो आप याद कर रखेंगे कि अमीबा में अमर जीवता पाई जाती है, यानी कि यह जीव अमीबा जो है ये कैसा होता है, अमर होता है, यानी कि इमोर्टल होता है। इमोर्टल के अंतर्गत एक जीव और याद रखना है, जेली फिश। ये मैंने कहीं पढ़ रखा था कि जेली फिश में भी क्या पाई जाती है, इमोर्टिलिटी पाई जाती है, यानी कि अमर जीवता पाई जाती है। तो जीवों में जनन के अंतर्गत जीवन अवधि को अच्छे से आप पहले समझ जाइए। नेक्स्ट देखिए जनन के प्रकार। तो देखिए जनन का मतलब होता है कि अपने ही समान जीव जब एक नई संतान उत्पत्ति करते हैं तो इसे ही जनन कहते हैं। तो जनन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, या तो अलैंगिक जनन होगा या तो लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए इन दोनों का अंतर याद कर लीजिए। बाद में लैंगिक जनन पूछे तो सिर्फ लैंगिक जनन लिखना, अलैंगिक जनन पूछे तो सिर्फ अलैंगिक जनन लिखना। अगर दोनों में डिफरेंस पूछे तो दोनों लिख देना। तो ऐसे में क्या हो जाता है, दोनों आपको याद हो जाता है, लैंगिक जनन भी और अलैंगिक जनन भी याद हो जाता है। वैसे अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि पुरुषों में बात करें तो एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक से नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होगा और वो नई संतान की उत्पत्ति करता है। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट देखिए, जनकों में लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। हालांकि लैंगिक जनन हो रहा है तो लैंगिक अंग उपस्थित होंगे ही होंगे, लेकिन जब अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो जो लैंगिक अंग होते हैं यह अनुपस्थिति या फिर अविकसित होते हैं। समझ रहे कि नहीं। अलैंगिक जनन में जो लैंगिक अंग होते हैं इनका कोई काम नहीं होता है तथा यह अनुपस्थित होते हैं या फिर अविकसित होते हैं। इस चीज़ को आप समझ जाइए। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने लैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है तथा रोगों से लड़ने की ताकत भी अधिक होती है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि जो लैंगिक जनन द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें प्राकृतिक के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है। वह अपने आप को वातावरण में अच्छे से ढाल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर अलैंगिक जनन में बात करें तो इसमें जो उत्पन्न संतानें होती हैं वह पर्यावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाती तथा नई संतानें जनकों से ज़्यादा कमजोर होती हैं। तीसरा पॉइंट अच्छे से पहले पढ़कर समझने का प्रयास करिए क्या लिखा है मैंने और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनक से भिन्न होती हैं। देखिए आप कैसे उत्पन्न हुए, तो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए तो आप कहीं ना कहीं अपने माता या पिता से पूर्ण रूप से भिन्न होंगे। आपकी शक्ल, आपके हाथ या पैर भिन्न होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 2 हाथ हैं तो मम्मी पापा के 4 होंगे, ऐसा नहीं। लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वह अपने जनक से भिन्न होंगी तथा उनके अंदर अनुकूलन की क्षमता अधिक होगी और वह रोगों से लड़ने में ज़्यादा अधिक सक्षम होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। फोर्थ पॉइंट, यहीं पर अगर फोर्थ पॉइंट देखें अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब यानी कि फोटोकॉपी हैं, अपने
जनक के ही एकदम समान होते हैं, क्योंकि वह एकदम जनक के समान होती हैं। जैसे जनक होंगे वैसे ही क्या हो जाती हैं, इनकी नई संतानें होती हैं, एकदम फोटोकॉपी होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्लोन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर युग्मक बनेगा, फिर युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो लैंगिक जनन में ये क्रिया होती है। अच्छा, यहाँ पर युग्मक नहीं बनते, यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो आपको अच्छे से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए।